आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर ईडी का आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रदेश भर में 27 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापा मारा है। अजमेर में भी पहुंची है ईडी की टीम। आपको बताएं कि बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर टीम पहुंची है। रीट और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़े तथ्यों पर पड़ताल हो रही है। ये बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई है आज की। बाहर की यानी केंद्रीय जांच एजेंसी को अनुमति नहीं दे रही राज्य सरकार। किस लिए नहीं दे रही? क्योंकि खुद राज्य सरकार के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू करी है। इस राज्य सरकार ने अगर रोड़ा नहीं अटकाया, पूरी तरह से खुली जांच हुई तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आएंगे और आने चाहिए। तो मैंने जो प्रभाव मीडिया के सामने दिया और जो मगरमच्छों को एसओजी ने बचा दिया था, मेरे को ऐसा लगता है कि सारे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। एसओजी उनको डालेगी, गिरफ्तार करेगी। और जैसे वेस्ट बंगाल में घोटाला हुआ था पेपर परीक्षा में, वैसे ही घोटाला यहाँ है और एसओजी उसको हटाव करेगी। तो देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपने सुना, आपने किरोड़ीलाल मीणा को सुना। दोनों की तरफ से कहा गया है कि अभी तो बड़े बड़े नाम और सामने आने बाकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जब एसीबी बढ़िया काम कर रही है, मजबूती से कार्य कर रही है, तो फिर ईडी की क्या जरूरत। ऐसे में जब एसीबी की तरफ से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, तो ईडी की एंट्री को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऐसा पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगा है, उसके बाद ये एंट्री हुई है प्रदेश में ईडी की? देखिए दीपिका, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है एक बड़ी बात है, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की राजस्थान में एंट्री एक बड़ी एंट्री है, और ये कहीं ना कहीं कई परतें खोलेगी, जिससे कई बड़े खुलासे भी सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर ईडी की बात करें कि ईडी की एंट्री क्यों हुई, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि धन का जो लेन देन हुआ है, उस लेन देन को लेकर के ईडी ने बड़ी इसमें कार्रवाई की है, और उनके पास काफी सारे ऐसे इनपुट्स थे जिनके आधार पर उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़े मायने तय करेगी, और आने वाले दिनों में इस कार्रवाई से बड़े खुलासे भी सामने आएंगे। जी हेमंत जी, इसके अलावा एक बात और, क्योंकि समय भी हो चुका है अभी पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ईडी की एंट्री होना तो हमने देखा है पहले भी कई राज्य में हुई है, ऐसा आरोप मौजूदा सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहीं इसमें कोई विवाद पैदा नहीं किया या व्यवधान पैदा नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आएगी। तो ईडी की जो कार्रवाई है वो एक पूरे केंद्रीय स्तर से ये कार्रवाई चल रही है, उसमें पूरी जांच एजेंसियां जो जुटी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इन तीनों का संयुक्त ऑपरेशन है, जिसमें ये सारी इनपुट जुटाए गए हैं। हमारे पास जो सूचनाएं मिली उनके आधार पर इनकम टैक्स के पास एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट में उन काफी सारे लोगों के नाम है जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जानी है। अभी फिलहाल जो कार्रवाई हुई उसमें सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है, इसमें उसके ठिकाने आवास पर, वैशाली नगर में जो आवास है उस पर कार्रवाई हुई है। बाबूलाल कटारा जो अजमेर में है, उसके ठिकानों पर, कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर, इस कई जगह यहाँ पर कार्रवाई हुई। बाड़मेर में इस जगह कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कई स्थानों पर ईडी का छापा देखने को मिल रहा है, और जयपुर में भी क्योंकि ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। वहां का रुख करते हैं। सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या जानकारी आपके पास है? दीपिका, देखिए, राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि 11 मई 2023 को ईडी राजस्थान में एंट्री कर चुकी थी, और जब आरपीएससी को ये नोटिस दिया गया कि आपके यहाँ से जो बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर है, उनकी भी इसमें संलिप्तता मानी गई है। उसके बाद में आज ईडी अल सुबह से पूरे राजस्थान के अंदर 27 क्षेत्रों के अंदर ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है। फिलहाल हम वैशाली के आशापूर्ण अपार्टमेंट में खड़े, जहां पर सुरेश ढाका जो कि फिलहाल फरार आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर, उसका 106 नंबर का मकान जो है सुरेश ढाका है, जो कि रौनक बाजोरिया के नाम से है। ये वैशाली के आशापूर्ण एम्पायर विकास समिति का जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर 106 नंबर के जो रूम है वो कार्रवाई जारी है। फिलहाल ईडी की टीमें सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पूरी बटालियन लेकर यहाँ जयपुर पहुंची है। और देखिए, अभी भी जो ऊपर पहली मंजिल में जो कार्रवाई जारी है, वहां पर ऊपर जाना अलाउ नहीं है। माना जा रहा है कि बाबूलाल कटारा से जेल में हुई पूछताछ के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर धन की क्षमता पाई गई कि बड़ी मात्रा के अंदर धन है वो इधर का उधर हुआ है। हालांकि
सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहले कह चुकी बड़े मगरमच्छों का पकड़ना काफी जरूरी है। खुद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी ये बात उठा चुके कि जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी बात देखने बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर जब बाबूलाल कटारिया से पूछताछ हुई तो पूछताछ के करीबन 1 महीने बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और फिलहाल जो सुरेश ढाका है वो फरार है, लेकिन जो भूपेंद्र सारण जो कि मास्टरमाइंड था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, जिसको एसओजी ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ हुई, बाबूलाल कटारिया से पूछताछ हुई। दोनों से पूछताछ के बाद में इस पूरी रणनीति को बनाया गया और अल सुबह से ही राजस्थान के 27 इलाकों के अंदर ईडी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वहां पर आए हुए हैं और लगातार एक के बाद एक छापामारी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दीपिका जी ठीक है, सत्यनारायण आप बने रहेगा हमारे साथ। जालोर का अब रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लुड़ाराम वहां से जुड़ रहे हैं। लुड़ाराम, यहाँ पर किसके ठिकाने पर छापा मारा जा रहा है और क्या जानकारी, कितना समय यहाँ पर ईडी की टीम को पहुंचे हुए हो गया है? पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से जालोर का कनेक्शन सामने आया था सांचौर का, और तमाम जो पेपर लीक के जितने भी आरोपी है, जिसमें मुख्य सरगना सुरेश ढाका, जिसकी अभी भी तलाश करी एसओजी और राजस्थान पुलिस, उदयपुर पुलिस तलाश करी है, उसके साथ ही जो अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए थे पेपर लीक के मामले में, उन अभ्यर्थियों के साथ भी जिस बस में अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सवार थे, उसमें भी कई इस पेपर लीक के जो आरोपी है वो गिरफ्तार हुए थे। और अभी मैं मौजूद हूं हेमागुड़ा, सुरेश बिश्नोई जो इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी बस से अभ्यर्थियों के साथ में वो मौजूद था और इसी बंगले में अभी ईडी के जो अधिकारी है वो मौजूद है। यही बंगला है वो सुरेश बिश्नोई का है, जिसमें ईडी के जो अधिकारी है वो सुबह से ही कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि जो सुरक्षाकर्मी साथ आए हैं वो बाहर साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो इसी बंगले में जो है वो ईडी के अधिकारी सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ईडी की टीमें हैं वो जालोर में है और जालोर में 6 से 7 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई सुबह से जारी है। इस पेपर लीक के मुख्य सरगना सुरेश ढाका के अचलपुर घर पर भी ईडी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। उसके साथ ही डी गांव में भी एक आरोपी है, वहां पर भी ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। तो अलग अलग ठिकाने जो आरोपी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए या फरार चल रहे हैं उनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। तो ऐसे में कहे कि पेपर लीक मामले में ईडी की जो एंट्री है वो हो चुकी है और इसलिए एंट्री हुई है क्योंकि जैसे ही पेपर लीक मामले में पेपर लीक करके पेपर माफियाओं ने वो पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था, तो ऐसे में करोड़ों का लेन देन हुआ था और उस करोड़ों के लेन देन को लेकर अब है वो ईडी की एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे में ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और सबसे अधिक टीमें जालोर में है। 6 से 7 ठिकानों पर लगातार जो कार्रवाई है वो ईडी की जारी है। ठीक है लुड़ाराम, आप भी बने रहेगा हमारे साथ। अब एक बार फिर से बाड़मेर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। वहां से अशोक शेरा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, क्योंकि भजनलाल बिश्नोई को तो पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ भी की गई है, तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है उसके द्वारा कुछ बताया गया होगा, उसके बिना पर कार्रवाई हो रही है, या फिर जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं उसके बिना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? अभी कुछ नया अपडेट आपके पास है क्या? देखिए दीपिका, सुबह से जब टीम यहां पर पहुंची है 8 बजे से लगातार अभी तक टीम एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली है। और जब भजनलाल बिश्नोई को पहले रेड के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जमानत पर भजनलाल बिश्नोई है वो बाहर हैं। अभी भजनलाल बिश्नोई, उनका जो परिवार है, उनसे ईडी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से रेड मामले में भजनलाल के पास से जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर ईडी की टीम है वो जांच कर रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 5 जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। और बाहर की बात करें तो बाहर जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उनके जवान और अधिकारी भी मौजूद हैं और लगातार जो है वो सुबह 8 बजे से अब तक लगातार ईडी की टीम है वो घर के अंदर ही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बाड़मेर में जब ये रेड का मामला हुआ था, पेपर लीक का जो मामला हुआ था, तब भजनलाल बिश्नोई के साथ कई और लोगों के भी नाम जुड़े थे। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि बाड़मेर में ईडी की जो टीमें हैं वो कहीं और पर भी हैं। अगर ये देखने वाली बात होगी कि अगर सेडवा की बात करें या फिर ढोरेमन्ना की बात करें या बाड़मेर शहर में 1-2 अलग जगहों की बात करें, तो क्या ईडी की टीमें हैं वहां पर भी दबी से देगी? अब तक की जो अपडेट है उसमें अभी तक की सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर शहर के जो महावीर नगर में भजनलाल बिश्नोई का जो घर है उनका जो अभी आप देख रहे हैं कि इस घर के अंदर जो है टीम ईडी के जो अधिकारी है वो जांच पड़ताल दस्तावेज जो है सारे के सारे जांच कर रहे हैं। ठीक है अशोक, ठीक है अशोक, आप बने रहिए। हेमंत जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप तो बारीकी से जानते हैं और समझते भी हैं। जरा ये समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को भी कि ईडी की एंट्री तो हो गई है, कुल मिलाकर 27 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। अब आगे किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ने वाली है? देखिए दीपिका, जिस तरह से 27 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, एक बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही है और इसमें बहुत बड़े नाम सामने आएंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी एक बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में कई लोगों के नाम शामिल हैं। तो वो लिस्ट के आधार पर
और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इन तीनों डिपार्टमेंट की जो मिलकर के जो संयुक्त कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के बाद एक बड़ा यहाँ पे मामले सामने आएंगे और कई खुलासे भी ऐसे हो सकते हैं, बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। ये बड़ी चीजें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह से सांचौर दौरे पर जब सीएम गए थे तो वहां पर उन्होंने सांचौर दौरे में बाकायदा नाम लिया था कि इस इलाके के कुछ लोग युवक इस पेपर लीक मामले में शामिल हैं, और उसके जस्ट 24 घंटे बाद ये ईडी की कार्रवाई अंजाम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, और इसके पीछे एक दिन की नहीं, कई जब से ये एक्टिविटी हुई है, पेपर लीक मामला हुआ है, तब से इस पर पूरी केंद्र की नजरें बनी हुई है, और ईडी इस पर विशेष तौर पर नजरें बनाया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि इसमें करोड़ों रुपए का जो लेन देन हुआ है उसको लेकर के ईडी की निगाहें पूरे राजस्थान में है, और उन लोगों पर खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं और कुछ व्यवसायी हैं और राजनीति से जुड़े हुए भी लोग हैं। और दूसरी बात, जो कोचिंग माफिया है वो भी ईडी के शिकंजे में है, उन पर भी कार्रवाई सामने आएगी। तो कुल मिलाकर हेमंत जी, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है अभी काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। दूसरी बात यह है कि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था तभी से ईडी की नजर थी पूरे मामले पर, और अभी जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो आपको लग रहा है कि आगे जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, तो अब ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब 27 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है तो कई बड़े नाम सामने आएंगे, और एक बड़े पैमाने पर एक संयुक्त कार्रवाई हो रही है, तो एक ऐसी चीज भी सामने आएगी जिसमें। ठीक है हेमंत जी, मैं रोक रही हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा। सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। पहले आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सवाल ये था कि ईडी की जिस तरीके से एंट्री हुई है, मुख्यमंत्री का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि जब एसीबी कार्रवाई कर रही है मजबूती के साथ, तो फिर ईडी की एंट्री का क्या मतलब है। पीसीसी चीफ को हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई तो हो रही है, हमने गिरफ्तारियां भी की है, लेकिन एंट्री को लेकर ईडी की वो सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें हमारा ये था कि मुख्यमंत्री जी जिद करके बैठे हैं, जितने भी पेपर आउट हुए हैं, जितनी भी चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, चाहे आरपीएससी के जिस तरह कटारा को पकड़ा, जिस तरह कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां रद्द हुई, और भर्तियां रद्द होने में राजस्थान ने रिकॉर्ड बना दिया पूरे देश के अंदर। राजस्थान ने ये जैसे जारोली था वो बोर्ड का अध्यक्ष, जब जारोली को गिरफ्तार करने एसओजी पहुंची तो जारोली ने ये कहा कि अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं नंगा कर दूंगा सबको। तो इसका मतलब देखो, उस समय सीएम के इर्द गिर्द के लोगों पे भी आरोप लगे थे, इनके ओएसडी पे भी आरोप लगे थे। हम लगातार ये मांग करी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सड़क से लेकर सदन तक, और ये लोकसभा में जब इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया तो एक रीट का पेपर रद्द हुआ था और दूसरा रद्द नहीं हुआ, और जिस तरह सेकेंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ, दूसरी जो भर्तियां हुई ये वसुंधरा के समय में भी हुई, करीब करीब 12-12, 13-13 ये भर्तियां रद्द हुई है दोनों गहलोत वसुंधरा गठबंधन के अंदर। और हम ये चाह रहे थे एक मामला भी अशोक गहलोत सीबीआई को दे देते, लेकिन सीबीआई को नहीं दिया। इसमें बड़ा लेन देन पैसों का हुआ है। मेरा इसके अंदर ये कहना कि ईडी की एंट्री बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ईडी लेट आई है, बहुत बड़ा लेन देन इसके अंदर हुआ है। और इसके अंदर जैसे जाडोली को नहीं पकड़ा, जाडोली के बाद आपको कटारा को तो पकड़ लिया, कटारा की नियुक्ति किसने कराई, कौन लोग मुख्यमंत्री हैं उसको संरक्षण दे रहे थे, कौन मंत्री संरक्षण दे रहे थे, और अभी जो ये सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है कल, जो रिजल्ट आया है, इसके अंदर भी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिनके 12th के अंदर है और ग्रेजुएशन के अंदर है, अगर वो लोग सब इंस्पेक्टर सीधे बनते हैं तो कहीं न कहीं इसके अंदर भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी एसओजी को जांच करनी चाहिए। जो एसआई का रिजल्ट आया है इसकी भी जांच, ये मैं तो कह रहा हूँ हर भर्ती संदेह के घेरे के अंदर है। हम जब दिल्ली के अंदर बैठते हैं तो पार्लियामेंट में लोग हमें पूछते हैं, यूपी बिहार के सांसद कि सांसद जी आप राजस्थान से हमें 8वीं की डिग्री दिलाते हैं, 10वीं की दिलाते हैं, ग्रेजुएशन दिलाते हैं। इतने फर्जी यूनिवर्सिटी खुल गए राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत के टाइम नहीं खुले, वसुंधरा गहलोत ने मिलके हनुमान जी वो ये कह रहे हैं कि एसीबी तो बढ़िया कार्य कर रही है, और जो एसओजी की तरफ से जो गिरफ्तारी की गई वो भी, उस कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी तो हुई है, हमने तो भाई कार्रवाई की है, तो फिर ईडी की एंट्री क्यों? अंतिम गिरफ्तारी नहीं हुई ना, लास्ट गिरफ्तारी। सेमीफाइनल तो खेल लिया, फाइनल आपने पकड़ के छोड़ दिया। जाडोली को छोड़ दिया तो आगे कौन था, कटारा को छोड़ दिया तो आगे कौन था, कटारा के बाद कौन था, जाडोली को तो पकड़ा ही नहीं आपने। ईडी की एंट्री बहुत पहले होनी चाहिए थी। गहलोत जी को इसमें बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो बौखला गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये बातें दर्शकों तक रखने के लिए। हेमा जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हुई है, कार्रवाई तो हुई है, लेकिन वो लोग पकड़ में नहीं आ पाए हैं जिनकी सबसे ज्यादा संलिप्तता रही है। आपको लगता है ऐसा है?
देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है पेपर लीक मामले का, उसमें राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मंचों पर जाकर के ये बात बोली है कि हमने प्रमुखता से इस पर काम किया है और एक्टिविटी भी हुई है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता और सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने काफी जगह ये बताया कि जब जब पेपर लीक मामला हुआ तब तब उसमें कार्रवाई की गई है। और बाकी अन्य राज्यों की भी उन्होंने तुलना की है कि अन्य राज्यों में पेपर लीक मामले हुए लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जितने बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई वो किसी अन्य राज्य में नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विपक्षी दल के जो नेता हैं, हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर बीजेपी के बड़े कोई नेता हो, यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास भी कोई ना कोई तथ्यात्मक बातें होंगी और विपक्ष के पास भी जरूरी कुछ बातें होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सत्ता में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन तो बहुत जरूरी है और विपक्ष इस बात को चाहता भी है कि सरकार उस सेटिस्फेक्शन को पूरा करे और जो सच्चाई है पेपर लीक की वो सामने आए। लेकिन अब तक के जो मामले हैं उसमें जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है और जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे बड़े मामले सामने आ रहे हैं और ईडी और इन बाकी विभागों की जो एंट्री है उससे और परतें खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, जब सीएम का बयान आया सांचौर में, उसके 24 घंटे बाद ईडी की कार्रवाई होती है तो शंका तय करना और या सवाल उठाना ठीक है, विपक्ष है लेकिन लाजमी है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो सरकार अपने स्तर पर कर रही है और जो कार्रवाइयां हैं ईडी की, अभी तक जो कार्रवाई 27 ठिकानों पर कार्रवाई, ये संकेत भी दे रही है कि राजस्थान में एक बहुत बड़े इस पेपर लीक मामले में और धन के लेन देन के मामले में एक बड़े खुलासे और होने बाकी है। ठीक है हेमंत जी, बड़े खुलासे की बात आप कह रहे हैं तो बड़े खुलासे का इंतजार सभी को रहेगा। जयपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सत्यनारायण, क्योंकि बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही, छापा मारा जा रहा है। किस तरीके से वहां पर माहौल है, क्या चर्चा इसको लेकर है वहां पर? दीपिका, देखिए पूरी मामला जो है समझने वाला है। एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच करी और करीबन 108 से अधिक जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर चुके हैं। उसके बाद में जो मास्टरमाइंड था भूपेंद्र सारण, जो कि 1 लाख का इनामी था, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जब आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया तो उसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और 11 मई को बाबूलाल कटारा को नोटिस दिया गया। ईडी ने पूछताछ करी और माना जा रहा है कि उसी पूछताछ के बाद में आज राजस्थान के 27 ठिकानों पर यह छापामार अभियान का जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल हम वैशाली के आशापूर्ण अपार्टमेंट में खड़े हैं जहां पर सुरेश ढाका का जो फ्लैट है बताया जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद में पूरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर दहशत का माहौल है कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो फ्लैट है 106 नंबर वो फिलहाल उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे जो अन्य जो परिवार रहते हैं उनको बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में ताला तोड़वाया गया और अंदर जाके अब ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। हालांकि कोई ठीक है सत्यनारायण, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास जालौर, एक बार फिर से हम चलते हैं लूड़ाराम, आपके पास कुछ और नया अपडेट, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची हुई है? जालौर में आसपास के जो जिले के तमाम जो इस पेपर लीक के मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन तमाम के जगह पर पहुंची हुई है ईडी की टीमें, जिसमें एक विकास मांझू भी है जो कांग्रेस से पहले जुड़ा भी रहा है। तो विकास मांझू के ठिकाना जो घर है उसका डी गांव में, वहां पर भी ईडी की जो टीम है वो अभी मौजूद है। उसके साथ ही जामिया भी मौजूद हूँ, सुरेश बिश्नोई जो सरकारी शिक्षक था और पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था, उदयपुर पुलिस ने उसी बस से गिरफ्तार किया था, वहां भी अभी भी ईडी की जो टीम है, जो अधिकारी है ईडी के, वो अभी भी अंदर मौजूद है। एक बार और आपको दिखा देते हैं, यही वो सुरेश बिश्नोई का बंगला है जहां पर ईडी के अधिकारी है वो अंदर मौजूद है। अन्य जो सुरक्षा कर्मी है वो जरूर बाहर है, लेकिन ईडी के तो तमाम अधिकारी है वो अंदर मौजूद है। सुबह से ही दस्तावेज खंगाल रहे हैं, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो इस पूरे पेपर लीक का मुख्य सरगना है सुरेश ढाका, उसका जो आवास है, उसका जो घर है अचलपुर जो भी जालौर में है, उसके ठिकाने पर भी जो कहें कि ईडी की जो टीम है वो सुबह से ही दस्तावेज और उसकी जो कार्रवाई है जालौर में ही आपने, क्योंकि तमाम नाम गिनाए हैं, आपने बताया कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। अगर हम जालौर की ही सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ जालौर में ही कितनी जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है?
जालोर की बात करें तो ईडी को लेकर ईडी ने पेपर लीक मामले में 6 से 7 टीमें आई हुई है। 7 ठिकानों पर अलग अलग जो आरोपियों के ठिकाने हैं वहां पर जो ईडी की टीमें मौजूद हैं, ईडी के अधिकारी है वो मौजूद है और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट बता दूं कि 1-2 जगह तो जैसे ईडी की टीमें पहुंची तो उन्हें ताले तक तोड़ने पड़े, तो ईडी ने अपने स्तर पर ताले तोड़कर भी कार्रवाई को आगे जारी रखा है। और एक और चीज, जो लोकल पुलिस है उन्हें कहीं पर भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई जानकारी लोकल पुलिस को ईडी की ओर से नहीं दी गई है। ईडी की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर एक ही साथ में जालोर में एक ही साथ में 7 ठिकानों पर अलग अलग टीमें जो ईडी की थी वो अचानक पहुंचती है और उसके बाद में कार्रवाई शुरू कर देती है। और सुबह से ही ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में यह भी बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख में पेपर बिका था। पेपर माफियाओं ने पेपर लीक करके अभ्यर्थियों तक 10 से 12 लाख में बेचा था और उसी को लेकर ये ईडी की एंट्री हुई है। जी ठीक है लोढ़ाराम, एक बार फिर से बाड़मेर का भी रुख कर लेते हैं। अशोक, अब क्योंकि पैसे के लेन देन को लेकर पेपर कहां से खरीदा गया, किसको बेचा गया, किस तरीके से बेचा गया, उन सभी के नाम सामने जो आए हैं, लगातार फिर कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाड़मेर की ही बात करते हैं तो अभी कुछ नया अपडेट मिल पा रहा है अंदर से, वो भी बताएगा। लेकिन साथ ही साथ अब क्या लग रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी दोपहर हो गया है और दोपहर के बाद तक लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो क्या शाम तक यूं ही ये कार्रवाई जारी रहेगी फिर? देखिए, अगर बाड़मेर की बात करें तो भजनलाल विश्नोई के घर सुबह 8 बजे से ईडी की टीम जो पहुंची है उसके बाद से लगातार ऐसा बताया जा रहा है, आसपास के लोग बता रहे हैं कि अभी तक ईडी की टीम का एक भी जो अधिकारी है या कोई दूसरा अन्य व्यक्ति है वो बाहर नहीं निकला है और उनके भजनलाल विश्नोई और परिवार के सदस्य जो है वो सारे के सारे अंदर है। और अगर भजनलाल विश्नोई की बात करें तो भजनलाल विश्नोई को जब रीड पेपर लीक में जो पेपर आउट हुआ था उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था। एसओजी की टीम ने कार्रवाई की थी और उस समय भजनलाल विश्नोई पर इस प्रकार के आरोप थे कि जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जहां पेपर माफियाओं से पेपर खरीदने की जब बात हुई थी तो उन दोनों के बीच का जो काम था, सेतु का काम भजनलाल विश्नोई ने किया था। तो हो सकता है अब आरपीएससी के पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में भजनलाल विश्नोई के जो घर है ईडी की टीम पहुंची और ऐसा बताया जा रहा है कि भजनलाल विश्नोई के अन्य जो अलग अलग चाहे ऑफिस की बात करें या फिर अलग जगहों की बात करें तो वहां पर भी ईडी की टीम जो है, इनके जो अधिकारी है वो जा सकते हैं। और अभी तक ईडी की टीम के जो अधिकारी है वो बाहर नहीं निकले हैं। सबसे खास बात यह है कि भजनलाल विश्नोई के घर सुबह से जब ईडी की टीम बाहर निकली उसके बाद जो केंद्रीय रिजर्व बल है वो तैनात है और स्थानीय पुलिस है, लोकल पुलिस है, किसी को भी इन्फॉर्म इन्होंने नहीं किया है और सुबह से 8 बजे के बाद से लगातार जो टीम है वो अंदर है। जी बिल्कुल, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 27 ठिकानों पर 27 स्थानों पर ईडी की टीम की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अभी तो और बड़े खुलासे होना बाकी हैं। अब नजर इसी पर सभी की बनी रहेगी। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर ईडी का आज सबसे बड़ा एक्शन। एक या दो जगहों पर नहीं, प्रदेश भर के अंदर 27 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। अजमेर, जिसको आप सेंटर कह सकते हैं, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है। बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर यह टीम पहुंची है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी सदस्य है जिसका नाम आया और उसके लिए कहा गया कि ये आरपीएससी के अंदर अंतिम कड़ी। हालांकि विपक्षी इसको अंतिम कड़ी नहीं बल्कि आरपीएससी के अंदर इसको पहली कड़ी मानते हैं। बहरहाल बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर टीम पहुंची है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरी कार्रवाई के हम आपको दिखा रहे हैं। रीट और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़े तथ्यों पर यह गहन पड़ताल हो रही है और ये बाबूलाल कटारा का घर जहां टीम पहुंची है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हर एक जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हेमंत जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सत्यनारायण जुड़े हुए हैं, जालोर से हमारे साथ लोणाराम दर्जी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, कार्रवाई ईडी कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि चुनावी साल में ईडी की एंट्री बहुत से सियासी सवालों को जन्म देती है और मुख्यमंत्री ने उसी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है तो ईडी की जरूरत क्यों है। आपको लग रहा है कि इस मामले में सियासत अब शुरू होगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा जब आज मैंने इस मसले पर कई विधायकों से भी बात की, मंत्रियों से भी बात की, तो सब ने कहा कि वेलकम टू राजस्थान इलेक्शन।
जब इलेक्शन आता है तो इस तरह के जाहिर तौर पे कांग्रेस का ये रिएक्शन होगा, और ना सिर्फ राजस्थान, देश भर में इस तरह का परसेप्शन है। लेकिन इसके इतर आपको बता दें कि ईडी जब ये मसला उठा था, तमाम चीजें हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, पिछले 6 महीने से ही ये काम चल रहा था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब किरोड़ी मीणा ने ये मुद्दा उठाया था, तमाम चीजें हुई, उसी समय दिल्ली में संज्ञान में आ चुका था और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इस पर तभी तथ्य जोड़ने शुरू कर दिए थे। और जब पूरी तरीके से तथ्य हुए, ऐसा एक पक्ष का मानना है, पूरी तरीके से तथ्य हुए, तब उसके बाद ये तमाम कार्रवाई हो रही है। लेकिन टाइमिंग पर सवाल हर बार खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में भी जब इस तरह की चीजें हुई, खास तौर पे उस समय जब वहां पर अधिवेशन था, तब भी टाइमिंग पर सवाल उठा। अभी कर्नाटक में भी उस तरह की स्थिति जब कभी कभी कहीं कहीं जगह हुई, तब भी इस टाइमिंग को लेकर सवाल हुआ। और अब राजस्थान, और देखिए बहुत सारे जो सत्ता में रहने वाले विधायक या मंत्री हैं, जैसे अशोक गहलोत का बयान आया, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये तो हमें पता ही था, ये तो होना ही था। ऐसे में देखिए 2 चीजें हैं, एक करप्शन का मुद्दा है जो ईडी का काम है वो करने का, कि करप्शन है तो उस पर जांच भी हो, उस पर कार्रवाई भी हो, उस पर तथ्यों के साथ पूछताछ भी हो, और एक तरफ टाइमिंग का इशू है जो कांग्रेस लगातार उठा रही है। लेकिन बात यही है कि हर चीज का सियासी डिस्कशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल अदिति, आपने सियासी डिस्कशन की बात की, तो क्यों इसमें एक चेहरा आता है बाबूलाल कटारा का, आरपीएससी सदस्य हैं, और बाबूलाल कटारा आते हैं ट्राइबल बेल्ट से, और ट्राइबल बेल्ट के अंदर जिस तरीके से की पॉलिटिक्स होती है, उसमें आप प्रतापगढ़ को जोड़िए, बांसवाड़ा को जोड़िए, डूंगरपुर को जोड़िए, और कुछ हिस्से उदयपुर को जोड़िए। जब इसको हम जोड़ते हैं तो 15 से 16 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर है। आपको लग रहा है कि इशारा उधर भी इस ईडी के जरिए किया गया है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे किया गया, इसको राजनीतिक रूप से देखें तो भी उस लिहाज से किया गया है। और देखिए आरपीएससी को लेकर एक मांग और लगातार उठ रही थी। आरपीएससी का जो जिक्र था वो सचिन पायलट भी लगातार कर रहे थे, या तमाम ऐसी चीजें हों। लेकिन अब फिर जब आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा पर इशारा, और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में तो चर्चा ये भी है, जैसा आपने ट्राइबल बेल्ट की तरफ इशारा किया, दिल्ली में तो सीकर इलाके की, सुभाषगढ़, भरतपुर, तमाम और भी ऐसी जगह हैं जहां पर कहीं ना कहीं फाइलों में नाम दर्ज है। आप ये कह रहे हैं लक्ष्मणगढ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, तो उस इलाके में भी इशारा है, इसके अलावा भरतपुर इलाके में भी इशारा है। तो ऐसी बहुत सारी तरफ जो फाइलें हैं उनमें नाम हैं जो आपको आने वाले दिनों में एक। अच्छा अदिति, क्योंकि मेरे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंतिम सवाल और आपसे, क्योंकि आपने कहा कि बीते 6 महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी, तो मानकर चले कि ईडी पर वो आरोप इस घटना के अंदर नहीं लगेगा कि भाई चुनावी साल था इसलिए ईडी की एंट्री हुई, नवंबर तक एंट्री रही और उसके बाद ईडी कहां गई कोई नहीं जानती। मानकर चले कि वो पुख्ता जानकारी और पुख्ता फाइल्स होंगी। विजेंद्र, आरोप तो लगेगा और आरोप लगना शुरू हो गया है। और सवाल फिर खड़ा होता है कि जब किसी भी, देखिए कोई भी कहीं पर आपको ये जांच करनी हो, कहीं पे भी आपको रेड मारनी हो, तो उससे पहले उसका होमवर्क करना जरूरी है, जो ईडी ने किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोप तो लगेगा कि जब 6 महीने पहले तथ्य और तमाम चीजें आ गई थी, तो चुनाव के कुछ समय पहले ही, 6 महीने पहले ही ये कार्रवाई क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पर उससे एक माहौल पैदा होता है, डर पैदा होता है, उससे स्थितियां खराब होती हैं। तो ऐसे में जो आपका सवाल है, आरोप और राजनीति दोनों ही ईडी के छापों पर होगी, लगती रहेगी, और तब तक होगी जब तक इसका इम्पैक्ट होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि ईडी की इन छापेमारी का इम्पैक्ट जो है जनता के बीच में उस तरीके से जाए कि ये हमारे साथ गलत और जबरदस्ती तरीके से हो रहा है, से इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ साझा करने के लिए। सत्यनारायण, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, जरा बताइए अभी तक कुछ जानकारी आपके पास की, किन किन जगहों पर छापे मारे गए और वहां से क्या क्या दस्तावेज अभी तक जब्त हुए हैं और कितनी टीमें काम कर रही हैं? देखिए 27 क्षेत्रों के अंदर ईडी के एक साथ छापेमारी की गई है। हालांकि विजेंद्र, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए करीबन 108 जो आरोपी थे गिरफ्तार किया था। उसके बाद में जो मुख्य आरोपी था भूपेंद्र सारण, उसको गिरफ्तार किया था, 1 लाख का इनाम था। उसके बाद में तलाश की जा रही थी सुरेश ढाका की, जिसको बताया जा रहा है कि वो 45 से जो अभ्यर्थी है उनसे करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। और जो सुरेश ढाका का फ्लैट है वो इस आशापूर्ण एम्पायर विकास समिति का जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर फ्लैट नंबर 106 बताया जा रहा है, जो कि सुरेश ढाका का है, जो कि फिलहाल
रौनक बाजोरिया नाम के युवक से नाम से यहाँ पर अंकित है। लेकिन जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची तो उस फ्लैट के ऊपर ताला लगा हुआ था। ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स में रहने वाले अन्य परिवार है उनको यहाँ बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में उस फ्लैट का ताला तोड़े गए और ईडी की टीम अंदर गई। लेकिन हालांकि सुरक्षा के दृष्टि से जो सीआरपीएफ के जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए, जिससे कि उस स्थान पर कोई न जा सके जहाँ पर ईडी कार्रवाई कर रही है। 27 ठिकाने हैं वहाँ पर सेम टू सेम कहानी है। हर ठिकाने पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले किसी व्यक्ति को उसको कोई विरोध जता नहीं सके। हालांकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एसओजी एटीएस ने अपना काम बेहतरीन किया है। जो मास्टरमाइंड थे वहां तक पहुंची है। केवल एक मास्टरमाइंड है वो फिलहाल बाहर चल रहा है, उसका नाम है सुरेश ढाका। सुन नहीं पाए, जरा बताइए कि किसके फ्लैट पर यह कार्रवाई की गई है, एक बार फिर बताइए। ये जो फ्लैट है वो सुरेश ढाका जो कि इसमें आरोप बताया जा रहा है पेपर लीक मामले के अंदर 1 लाख का वो इनामी है, उसका ये फ्लैट हो। फ्लैट में दोबारा दिखाना चाहेंगे आपको, फ्लैट नंबर 106, फ्लैट नंबर B106 जो कि रौनक बाजोरिया के नाम से फिलहाल है। ये फ्लैट सुरेश ढाका का है। सुरेश ढाका ने इस फ्लैट की रजिस्ट्री खुद के नाम से करा रखी है, लेकिन इस जो बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर रौनक बाजोरिया के नाम से अंकित किया गया है। हालांकि रौनक बाजोरिया कौन है यहाँ पर रहने वाले लोग भी नहीं जानते और उस फ्लैट के ऊपर ताला लगा हुआ है। लेकिन ईडी जब यहाँ पहुंची, फ्लैट के ऊपर ताला लगा देखा, तो उसके बाद में जो यहाँ परिवार रहते हैं उन परिवार को यहाँ बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में उस फ्लैट के ताले तोड़े गए। फिलहाल ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं और एक बार कोशिश कीजिए जरा खंगालने की क्या है इससे फ्लैट की रजिस्ट्री सुरेश ढाका के नाम पर है या फिर रौनक बाजोरिया के नाम पर है, क्योंकि अगर रौनक बाजोरिया के नाम पे होगा तो उसकी पूरी डिटेल रजिस्ट्री में निकलकर सामने आ जाएगी। अशोक शेरा हमारे साथ है। अशोक जरा बताइए, बाड़मेर के अंदर कहां कहां छापेमारी, किस किसके घर पर छापेमारी, कितनी टीमें काम कर रही हैं और अभी तक क्या निकला? देखिए विजेंद्र, अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में सुबह 8 बजे से ही जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई थी और उसके बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल तक की जो जानकारी है उसमें ईडी की टीम सुबह 8 बजे से लगातार जो भजनलाल बिश्नोई नामक व्यक्ति एक ठेकेदार हैं जो रीट पेपर लीक में पहले जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर बाहर हैं, उनके घर पर लगातार सुबह 8 बजे से जो ईडी की टीम है वो कार्यवाही कर रही है। अभी तक एक बार भी बाहर नहीं निकली है और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो बाहर हैं। हालांकि एक बार की तो सीआरपीएफ के जवान चारों ओर से आसपास के लोगों को भी यहाँ पर नहीं आने देता, लेकिन अचानक से सुबह 8 बजे से पहले ही जो ईडी की टीम अचानक से उन्होंने धावा बोल दिया और किसी बात को लेकर उनको समझने जैसी स्थिति भी नहीं बनने दी और उससे पहले ईडी की टीम ने उन्होंने दावा बोल दिया था। और अगर भजनलाल बिश्नोई की बात करें तो भजनलाल बिश्नोई पहले इसी रीट वाले मामले में जो है एसओजी ने कार्रवाई की थी और एसओजी कार्रवाई में वो 2 महीने तक जेल में भी रहे थे। हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर है और अभी जो ईडी की टीम है वो उनके पूरे के पूरे परिवार के सदस्य भजनलाल बिश्नोई हैं, वो भी स्वयं अंदर है और लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है, दस्तावेज है वो जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक किसी और जगह जो बाड़मेर जिले की बात करें तो किसी और जगह पर ईडी की टीम की पहुंचने की कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि भजनलाल बिश्नोई के जो अलग अन्य ठिकाने हैं, चाहे उसके फार्म हाउस की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो वहां पर उनके स्टाफ ने वहां पर ताले लगा दिए हैं और फिलहाल जो ईडी की टीम है। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो से जमन जी जुड़े हैं। जमन जी, क्योंकि आप ईडी की वर्किंग स्टाइल को समझते हैं, उनके काम करने के तरीकों को समझते हैं और किस किस तरीके से कार्रवाई करते हैं ये भी बेहतर तरीके से समझते हैं, जरा ये बताइए कि जो ये कार्रवाई करने का तरीका है उस तरीके को आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं? क्या वाकई में पुख्ता सबूत ईडी के पास होंगे, उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्शन लिया गया है या फिर सूचनाओं के आधार पर लाइन ऑफ एक्शन लिया गया, सूचना के जरिए जो सबूत है उनको जुटाने के लिए? सबसे बड़ी बात तो है कि ईडी का वर्क क्या है। ईडी करती है आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक कानूनों का संरक्षण। ये 2 काम जो ईडी करती है, जब भी कोई आर्थिक अपराध होता है तो उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है और आर्थिक कानूनों के संरक्षण के लिए ये काम किया जाता है। पेपर लीक वाले मामले में जो भी अपडेट ईडी के पास है और सेंट्रल एजेंसी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इस दोनों ही वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के काम कर रहे हैं और इनके पास एक बड़ी जानकारी है जिसके बिहाफ पर ये बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। 27 ठिकानों पर जो कार्रवाई हो रही है, ईडी के पास वो सब जानकारी है जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं, चाहे वो मुख्य आरोपी हो, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो या फिर कोई अन्य लोग हो जिनके बीच इन पैसों का लेन देन हुआ है और उस पैसे के लेन देन के आधार पर जो उन्होंने अपनी अचल संपत्ति बनाई है, जैसे इनकी बिल्डिंग है
और इनके कई संस्थान हैं, इस तरह की अचल संपत्तियां हैं जो उस पैसे से बनी हैं, उसको लेकर के ईडी की पूरी निगाहें इसके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, जब आर्थिक लेन देन की बात होती है, आर्थिक लेन देन में कहीं गड़बड़ मिलती है तो ईडी उस पर पूरी निगरानी रखती है। रही बात ईडी की एंट्री की, तो ईडी के पास एक पूरी जानकारी है और ये काम आज एक दिन का नहीं है, पहले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इस पर कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को परतों को खोलेगी और आने वाले दिनों में। लेकिन हेमंत जी, समस्या ये होती है कि कार्रवाई जितनी की गई होती है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है और उसी से आरोप लगता है कि भाई पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहां भी चुनावी साल है, बयान आने शुरू हो चुके हैं। क्या वाकई में ईडी की छवि के लिए खतरनाक नहीं होता है? और जब ऐसी कार्रवाई होती है तो कन्विक्शन रेट क्यों नहीं बढ़ता? देखिए, दो चीजें हैं, यदि हम इसको दो तरीके से देखें तो बहुत बढ़िया होगा कि राजस्थान में एसीबी अपना काम कर रही है, लेकिन एसीबी के पास धारा 19 में एक प्रावधान है कि जब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक एसीबी उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं करती। काफी सारे ऐसे मामले हैं जो धारा 19 की वजह से आज तक रुके हुए हैं और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कलेक्टर, एसपी भी पकड़े गए हैं और बहुत बड़े अधिकारी भी इसमें पकड़े गए हैं, कुछ कांग्रेस के पार्षद तक इसमें पकड़े गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब धारा 19 की एक्ट है, उस धारा 19 को लागू करने के लिए, अभियोजन की स्वीकृति करने के लिए एक परमिशन की आवश्यकता होती है, वो स्वीकृति नहीं मिलती है, उसके बिहाफ पर आगे का एक्शन नहीं होता है। दूसरी बात करें ईडी की, तो ईडी के पास तो सीधी बात है कि ईडी सिर्फ आर्थिक आधारों पर, आर्थिक लेन देन को लेकर के इस तरह की एक्टिविटी करती है। उसका सीधा कंसर्न है कि आर्थिक जो मामले हैं, जो आर्थिक लेन देन हुआ है उससे जो कंस्ट्रक्टिव हुआ है या जो गलत पैसे से जो निर्माण हुए हैं या फिर कहीं संपदा बनी है, उस पर ईडी की नजरें होती है और उसके बिहाफ पर यह कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी माहौल है, अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, होने वाले होंगे अभी, तो उसमें जब दोनों पार्टियां हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखते हैं, पक्ष एक अलग बात बोलता है और विपक्ष अपनी बात बोल रहा है, सबके पास अपने तथ्य हैं, लेकिन जो ईडी के पास, ईडी के अधिकारियों के पास जो तथ्य हैं, इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास जो एक लंबी लिस्ट है, उस चीज, उन लिस्ट से, उन एक्टिविटी से खुलासा हुआ कि आने वाले दिनों में और क्या चीजें सामने आएगी कि ईडी की कार्रवाई कितनी प्रभावी है, कितनी नहीं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए सर। आप भी लोनाराम दर्जी हमारे साथ बने हुए। लोनाराम, जरा बताइए कि जालोर में किस किस के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है और अभी तक क्या कुछ निकला है? पेपर लीक मामले में जालोर का एक बड़ा कनेक्शन था और जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया था तो सबसे पहले जो जालोर की गैंग है वही पुलिस के हत्थे चढ़ी थी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बस में सवार थे और उसी में जो सरगना है पेपर आउट के वो भी सवार थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब आपको बता दें कि जालोर में सबसे ज्यादा टीमें ईडी की आई हुई है। ईडी की 7 टीमें बताई जा रही है, 6 से 7 टीमें, और 7 जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है। अभी मैं जहां मौजूद हूं, सुरेश बिश्नोई, वहां पर भी लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। इसी सुरेश बिश्नोई को उसी बस से गिरफ्तार किया था जिसमें पेपर सॉल्व कराया जा रहा था अभ्यर्थियों को। उसके साथ ही सुरेश ढाका जो इस पूरे पेपर लीक का मुख्य सरगना है, इनका जहां मैं अभी मौजूद हूं वो सुरेश और जो मुख्य सरगना सुरेश ढाका है उसका रिश्ता भी है जीजा साला का, और वो मुख्य सरगना है सुरेश ढाका जिसकी तलाश जारी है लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। और दूसरा, कुछ दिन पहले ही पकड़ में आया था भूपेंद्र सारण जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड था, उसे जरूर पकड़ लिया गया था। तो जगह जगह पर जो आरोपी है पेपर लीक मामले के, वहां पर ईडी की जो कार्रवाई आज सुबह से ही जारी है। आज सुबह प्लानिंग के साथ में ईडी की कई टीमें पहुंची, उसके बाद में ईडी की कई टीमों ने एक साथ में कार्रवाई शुरू की। उसके बाद में विकास मांझू जो है वो कांग्रेस से पहले जुड़ा भी रहा है, उसके वहां पर भी उसका ठिकाना है, उसका घर जो है डी गांव में, वहां पर भी ईडी की जो कार्रवाई है। में जवाब दीजिए, क्योंकि जिनके घर पर कार्रवाई हो रही है उनकी तो धड़कनें बढ़ी रही होंगी। ये बताइए, जालोर के अंदर क्या पॉलिटिकली पारा भी हाई हो रखा है? क्योंकि आपके टच में तो नेता होंगे वहां के, टेंशन हो रही है? टेंशन जरूर है। जैसे ईडी की एंट्री हुई है और लगातार कार्रवाई आज सुबह से जारी है, तो टेंशन जरूर है नेताओं को, लेकिन किसी भी नेता ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। न बीजेपी के नेताओं ने दिया है, न कांग्रेस के नेताओं ने, जालोर के नेताओं ने दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईडी की जैसे ही एंट्री हुई है, इंटरेस्टिंग है कि वहां बीजेपी के नेता भी बयान नहीं दे रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यनारायण जी, आपका भी शुक्रिया।